सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो गणित विषय है उसका जो राजन सीरीज है वो मैंने पूरा पढ़ा दिया है और सिलेबस जो है आपका मैंने चैप्टर वाइज पूरा करा दिया है। और पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था आपका जो नया पवन सीरीज है 2025 संस्करण, इसको ठीक है ध्यान से देख लीजिए। 2024-25 संस्करण इस पे आपकी सीरीज पे लिखा हुआ है। 2025 में जो आपकी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉपी पेन लेकर के, जैसा कि आप पिछली क्लास से अगर अटेंड कर रहे हैं तो पता है कि आपको खुद प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है और खुद को प्रैक्टिस में भी झोंकना है और साथ ही साथ अपना इवैल्यूएशन आपको खुद करना है कि मुझे कितना आ रहा है, कितना मैं सही कर पा रहा हूं और एग्जाम में मैं कितना कर पाऊंगा। इस हिसाब से आपको खुद को इवैल्यूएट करना है। ठीक, खुद को धोखा नहीं देना है, बाकी आपको और कोई फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे आगे की क्लासेस को। आज पिछले क्लास में हमने 30 प्रश्न देखे थे, आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 31 से देखने वाले हैं। और इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं, कोई भी विषय आपको पढ़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है। मैथ पढ़ना है तो मैथ के सामने का लिंक क्लिक करोगे आप तो आपको चैप्टर वाइज जो पूरा कोर्स मैंने पढ़ाया है, सिलेबस पूरा, वो सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद राजन सीरीज की क्लासेस, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय अगर आप कहोगे तो लघुत्तरीय भी मैं पढ़ा दूंगा। और अब जो है आपको पवन की क्लासेस देखने को मिल रही है, बहुविकल्पीय, इसके बाद अति लघुत्तरीय देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, तो वो सभी भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने मॉडल पेपर्स भी करा रखे हैं, तो इतना एक ही प्लेलिस्ट में आपको ये सारे क्लासेस मिल जाएंगे, जो कि मोर देन इनफ है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो 25 में 25 स्कोर करने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 31 है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है? तो देखिए, योग का तत्समक अवयव ये वो संख्या होगी जिसको हम किसी दी गई संख्या में जोड़ दें तो मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, अब योग का तत्समक अवयव है तो योग तो होगा ही। कोई संख्या मान लेते हैं 5 दिया गया है और इसमें कोई संख्या x जोड़ दें, इसी को हम कहेंगे योग का तत्समक अवयव और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब ये x क्या कहलाएगा? योग का, ये इधर 5 आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कितना आ जाएगा? 5। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? x को योग का तत्समक अवयव। तो ये कब पॉसिबल है? जब x का मान जो है 5 - 5 0 हो। x का मान 0, हमेशा 0 होना चाहिए, यहाँ कोई भी संख्या हो। तो इसीलिए हमारा योग का तत्समक अवयव फिक्स होता है, 0 ही होता है और कोई संख्या नहीं। तो ऑप्शन आज हो जाएगा 0, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। योग का तत्समक अवयव 0 होता है क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ दीजिए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है, 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्त है। अब 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त का क्या मतलब होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो 56, 70 और 84 इन तीनों से ही पूरा विभाजित हो। तो ये निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे 2 × 28, 28 को लिख लेंगे 2 × 14 और 14 को लिख देंगे 2 × 7, ये हो गया। और 70 को लिख देंगे 2 × 35 और 35 को लिख देंगे हम कितना? 5 × 7 = 35। इसके बाद यहां देखिए 2 × ये हो जाएगा 42, 2 × 21, 21 हो जाएगा आपका 3 × 7 = 21, ये हो गया। ये सभी को 56 का अभाज्य गुणनखंड, 70 का, 84 का। अब जब लासा हमको लिखना होता है तो इसमें हम देखते हैं
कि अगर 2 आ रहा है तो सबसे अधिक बार कितनी बार 2 आ रहा है। 2 यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, तो 2 जो है यहाँ 3 बार आया, ये हो गया। और इसके बाद 2 जो है यहाँ कितनी बार आया, 2 सबसे अधिक बार 3 बार आ रहा है। और 3 को अगर देखा जाए तो 3 1 बार आ रहा है, और 5 को अगर देखा जाए तो 5 सबसे अधिक बार, यहां तो आ नहीं रहा है, यहां आ रहा है। तो जितनी बार आ रहा है अधिकतम बार लिखा जाता है। इसी तरीके से 7 को देखेंगे तो 7 हर एक जगह आ रहा है, लेकिन अधिकतम बार एक ही बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब लासा हमारा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पच्चे 120, और 120 का गुणा हो जाएगा 7 में, तो कितना हो जाएगा 0, और 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगा 1, 7 के नम 7 और 1 8, 840। लासा हमारा कितना हो गया 840। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे बोलते हैं एलसीएम, ये हमारा कितना हो जाएगा 840। ऑप्शन सा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 33। समीकरण 2.8x बराबर 5.4 धन x का हल है। तो 2.8x बराबर 4.5 प्लस x। अब चर को हम एक तरफ रखते हैं और जो कांस्टेंट हैं उनको एक तरफ रखते हैं, तो 2.8x धन x इधर आएगा, ऋण x हो जाएगा, बराबर 5.4, और ये हो जाएगा 1.8x बराबर 5.4, x बराबर हो जाएगा 5.4 बटे 1.8। अब चाहे तो दोनों का दशमलव ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो हट जाएगा, और 18 त्रिक 54, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का मान कितना होगा यहाँ पे 3। ऑप्शन सा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा सोल्यूशन मैं देख पाऊं, चेक कर पाऊं सही आया कि नहीं, तो x का मान 3 यहाँ रख लीजिए, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। 3 यहाँ मान रखेंगे, 2.8 से गुणा करेंगे और बराबर 5.4 में 3 जोड़ेंगे तो मान आपको वही आएगा कितना 8.4। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या 34 है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 इंटू √3 वर्ग सेमी हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। एक समबाहु त्रिभुज आपको यहाँ पे दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया आपको दिया गया है 400 इंटू √3 और वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। तो उस त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछ रहा है। अब मान लेते हैं कि इस त्रिभुज की जो भुजा है ए, तो जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब हम लोग एरिया हमको पता है, एरिया का मान कितना है 400 इंटू √3 और समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 √3 और ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 √3 गुणे 4 और बटे √3। अब √3 से √3 कट जाएगा और ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600 और ए बराबर लिखना चाहें तो √40 गुणे 40 यानी कि 40। ए का मान कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर ए का मान आ गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा 3a हो जाएगा, तो 3 इंटू 40 ये कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर ये परिमाप आ जाएगा। भुजा हमको मिल गया 40 सेंटीमीटर, तो a प्लस ए प्लस ए 3a यानी कि परिमाप कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन बाज हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 35 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर का योगफल होगा। इन दोनों का योग आपसे पूछ रहा है, तो जोड़ लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2
एक्स वाई प्लस 9y² और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y², इन दोनों को जोड़ लीजिए तो एक्स स्क्वायर जुड़ेगा 2x² और माइनस 2xy प्लस 2xy 0 हो जाएगा और 9y² माइनस 8y² तो प्लस y², एक y² बच जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 2x² प्लस y², जो कि ऑप्शन बा में दिया गया है। ऑप्शन बा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, संख्याओं 10, 65, 91 का लघुत्तम समापवर्त्य है। 10, 65 और 91। अब देखिए 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्त्य हमको ज्ञात यहाँ पे करना है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 5 और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 13, ठीक। और इसको कितना लिख सकते हैं 13 सत्ते तो 7 गुणे 13। अब यहाँ पे लासा निकालिए तो लासा कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है, अधिकतम कितनी बार आ रहा है, केवल यही आ ही रहा है, एक ही बार हो भी। इसके बाद देखिए 3 आ रहा है, नहीं 3 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है एक बार और 13 भी एक ही बार आ रहा है। तो 2 पच्चे 10 गुणे 7 गुणे 13 और ये हो जाएगा आपका 10 और 7 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और ये हो जाएगा आपका 910। लासा कितना आ गया 910, यानी कि 910 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 10, 65 और 91 से पूरा पूरा विभाजित होगी। ऑप्शन सा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। ये पिछले ही क्लास से मैं आपको बार बार बताते चला आ रहा हूं, कोई भी दो असमान परिमेय संख्या ले लीजिए, उसके बीच आप अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे 1/1000 और 13/5 है। तो इसके बीच आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, 2/1000, 3/1000, 4/1000, 5/1000, 1000, 2/1000। ये दोनों जो है ये परिमेय संख्या पहली, ये दोनों असमान परिमेय संख्या हैं। इनके बीच में आप चाहे जितना जो है आप परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, 3 धन 2 गुणे 7 का मान होगा। तो इसको देखिए कितना लिखा जा सकता है, 7 का गुणा 3 में होगा, 3 गुणे 7 और धन 2 में होगा तो 2 गुणे 7। यही ऑप्शन बा जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 7 का गुणा दोनों पदों में होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, x-7 और x+9 का गुणनफल है। x-7 ब्रैकेट में कीजिए इंटू x+9 का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो ये गुणा किस प्रकार से होता है, इस ब्रैकेट में देखिए 2 पद हैं और इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, ठीक। तो कोई एक ब्रैकेट आप खोलोगे जब, ठीक, तो इसमें जो पद हैं उसका गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा, ठीक, जितने भी पद हैं। तो इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो x का गुणा x+9 में होगा, फिर -7 का गुणा x+9 में होगा, दोनों पदों का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा। इस तरीके से ये गुणा होता है। अब इसके बाद देखिए फिर जब ब्रैकेट खुलेंगे तो इस x का गुणा x में होगा तो x² हो जाएगा, 9 में होगा तो 9x हो जाएगा, -7 का गुणा x में तो -7x और -7 का गुणा 9 में तो -63, ये हो गया। अब इसके बाद x² प्लस 9x, ये भी देखिए x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, तो 9x में से 7x घट जाएगा तो 2x बचेगा और -63, यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा x² प्लस 2x -63, जो कि ऑप्शन सा में दिया गया है। ऑप्शन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज का आधार होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणे ऊंचाई लिख लीजिए, आधार गुणे
ऊंचाई ये होता है। अब जो कि आपको दिया गया है, एरिया कितना है 48 है, क्षेत्रफल त्रिभुज का 48 है, बराबर 1/2। आधार की माप आपको दिया गया है नहीं, ऊंचाई दिया गया है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो आधार को आधार लिखिए और गुणे ऊंचाई 8 लिख लीजिए। अब इसके बाद आप देखेंगे तो अगर हम लोग आधार बराबर लिखना चाहें यहीं पे, तो ये हो जाएगा आपका 48 गुणे 2, ये भाग में था, और ये जो गुणे में था ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर आधार। अब 8 से 48 को काटेंगे, 8 6 48, और 6 का गुणा 2 में होगा तो 12, यानी कि आधार का जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 12। ठीक, तो इस तरीके से आधार की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गई। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, परिमेय संख्या ऋण 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। ऋण 4/9 से छोटी परिमेय संख्या आपको बताना है। तो समझिए कि ये संख्या जो है ऋणात्मक है। ठीक, तो जो भी धन वाली संख्या होगी वो इससे बड़ी होगी, और हमको खोजनी कौन सी है, छोटी। तो ये बड़ी संख्या है और ये भी बड़ी संख्या है। अब दो ऋणात्मक संख्याएं हमारे पास है, ऋण 1/9 है, ऋण 7/9 है, और हमारी जो संख्या है वह कितना है, ऋण 4/9 है। ठीक, अब आप समझिए कि अगर यहीं पे ये ऋणात्मक चिन्ह ना होता तो 1/9 होता, 7/9 होता और 4/9 होता। तो हम क्या कहते, तीनों का हर समान है, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव चिन्ह लग जाता है तो संख्या जितनी बड़ी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होता है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। ठीक, तो ये आप देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये संख्या छोटी होगी। ठीक, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, उसके बाद ये वाली संख्या रहेगी, और ये जो है ये इन दोनों से बड़ी संख्या है, ऋण 1/9। क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है छोटा है। ठीक, तो इस तरीके से ऋण 1/9 जो होगा ये बड़ी संख्या होगी। ठीक, तो हमको क्या खोजना है, छोटी। छोटी क्या होगी, ऋण 7/9। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 42 है, 16 32 64 का लासा है। 16 32 और 64 का लासा, ये देखिए 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 32 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 64 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि लासा कितना हो जाएगा। आप देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या आ रहा है, तो हर जगह 2 ही आ रहा है, और अधिकतम कितनी बार आ रहा है, 2 के घाते 6, यानी कि 64 ही यहाँ पे लासा हो जाएगा। ठीक, और एक ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लासा अगर निकालना है आपको और कई संख्याएं दी गई हैं, और जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखिए, अगर वो बाकी दोनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो रही है तो वही संख्या आपकी लासा हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 64 है और ये बाकी दो संख्या 16 और 32 भी हैं, तो 16 और 32 से अगर पूरा देखिए यहाँ विभाजित हो रहा है तो यही आपका लासा होगा। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, यहीं पे अगर 16 32 64 128 दे करके लासा पूछता है तो कितना आता है, लासा जो है आपका कितना आता है, 128 आता है। ठीक, तो इस तरीके से अब आप नियम समझ पा रहे होंगे इस नियम को। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 63 है, समीकरण 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y का हल है। 1.5y माइनस 7 और 0.5y, 0.5y को इधर लाइए, इसमें से घटेगा, और -y को उधर, -7 को उधर भेजिए, +7 हो जाएगा, और ये 1.5y में से आधा y घट जाएगा तो 1y बचेगा, और बराबर 7, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, 7। y की वैल्यू जो आ जाएगी 7 आ जाएगी। ऑप्शन बाद हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, y इंटू ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z इंटू एक्स माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस जेड का हल है। तो इसका हल करना है तो हम देख लेते हैं गुणा करके। यहाँ पे y का गुणा होगा z में तो yz, और
फिर y का गुणा माइनस x में होगा तो yx को हम xy लिख देते हैं। ठीक, तो दोनों बात ही एक ही है, चाहे माइनस yx लिखें या xy लिखें यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद देखिए z का गुणा x में होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं zx या xz, और ये माइनस yz और ये प्लस xy माइनस xz, ये हो गया। अब देखिए सभी पदों को, yz का पद यहाँ पे है और कहीं पे yz का पद है, हाँ यहाँ पे, तो ये yz प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस xy है, यहाँ पे प्लस xy है, ये भी आपस में घट जाएंगे। यहाँ पे प्लस xz है, यहाँ पे माइनस xz है, घट जाएंगे। मान कितना आ जाएगा, शून्य, सभी एक दूसरे से घट जाएंगे और मान आ जाएगा 0। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे शून्य, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी और आधार 15 सेमी है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 45 दिया है, एरिया जो कि होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये हो गया 45 आधा, और बेस कितना है, आधार आपको दिया गया है 15 और हाइट आपसे पूछ रहा है h, तो h बराबर अगर लिखना चाहें तो 45 गुणे 2/15। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो h कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 46 है। √2 √4 √10.4 √2 में परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए √2 जो होता है, इसका जो मान होता है, इसको आप p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। √4 जो है ये होता है आपका 2, और 2 को कितना लिख सकते हैं, 2/1, तो ये आपका परिमेय संख्या है। और इसको भी आप परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, और इसको भी, तो 2/1, तो यही √4 जो हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है। 33.328 में 2 का स्थानीय मान, 33.328 में 2 का स्थानीय मान यहाँ पे 2 है। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं तो पहले उस संख्या को लिख लेते हैं, 2 का स्थानीय मान निकालना है, और इसमें गुणा करते हैं। अब किससे गुणा किया जाता है, ये उसके स्थान पे निर्भर करता है। अब देखिए दशमलव के पहले अगर होता तो इकाई के स्थान पे होता तो 1 से गुणा होता, दहाई के स्थान पे तो 10 से, और इकाई के बाद ये 10वां, ये 100वां, ये 1000वां, ये स्थान होता है। तो देखिए 100वां स्थान पे है तो 1/100 से गुणा होगा। ठीक, दूसरे स्थान पे है, दशमलव के बाद दूसरे स्थान, तो 1/1 के आगे 2 जीरो, ऐसे याद रख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका 2/100, और 100 से भाग होगा तो हो जाएगा 0.02, 2 स्थान पे दशमलव लगेगा तो 0.02 ऑप्शन सा में दिया गया है। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है। 2 के घाते x-1 होगा यहाँ पे, ये आप सही कर लीजिएगा, सीरीज में दिया नहीं है, +1 छूट गया है सीरीज में, तो इसको आप सही करके लिखिएगा। अब इसके बाद समझिए, ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2 के घाते x-1 बराबर 16 है, तो x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 के घात में कुछ लिखा है x-1, तो इस 16 को भी आप 2 के घात में लिखना चाहेंगे तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 के घाते 4। अब देखिए 16 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 के घाते 4, क्योंकि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ आधार 2 है और यहाँ भी आधार जो बेस है दोनों जगह 2 है, और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो ये होता है आपका घात का नियम। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है और दोनों आधार समान है तो घातें भी समान होती हैं। तो x-1 बराबर सीधे 4 लिख सकते हैं, ये घात इस घात के बराबर होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे x-1 बराबर 4, और x बराबर हो जाएगा 4 - 1, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, जो कि ऑप्शन बा में दिया गया है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा
यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, 1/8 ऋण 3/8 धन 2/8 भागा 1/4 का 1/2 का मान होगा। अब ये जो पूरा है इसका 1/2 करना है। पहले आप ये इतना सॉल्व कर लीजिए और का 1/2 मतलब इसका आधा का मान कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यही सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 ऋण 3/8 धन 2/8 भागा 1/4 इसको सॉल्व करना है और इस पूरे का 1/2 करना है। ठीक, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो जो हमारा ब्रैकेट में है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ 1/8 माइनस 3/8। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस है, भाग है। तो सबसे पहले हम भाग वाला सॉल्व करते हैं। जो दो भिन्नों का भाग होता है इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर बाद वाले भिन्न को पलट दिया जाए तो ये गुणे का चिन्ह हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4/1 और इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/8 ऋण 3/8 धन 4 का गुणा होगा 2 में तो 8 और बटे 8। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जोड़ कर लेते हैं 1 अब पूरे के बटे 8 है हर, तो 8 लिख दीजिए और 1 -3 और ये 8। अब देखिए 1/2 गुणे ये 8 1 9 और -3 कितना हो जाएगा 6/8। अब 2 से 6 को काटिए 3 बचा कितना 3/8। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 3/8 जो कि ऑप्शन दा में दिया गया है। ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा, 3/8 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। त्रिभुज मैंने आपको बताया है कि अगर 3 भुजाएं ए बी और सी है जिसमें सी सबसे बड़ी भुजा है तो सी का जो मान होना चाहिए वह छोटा होना चाहिए बाकी दोनों भुजाओं के योग से। तो सी का मान यहाँ देखिए 5 है और बाकी दो भुजाएं हैं 2 धन 3। अब देखिए 5 छोटा नहीं होता है 5 से। ठीक, तो ये कंडीशन जो है फॉलो नहीं हो रही है। त्रिभुज तभी पॉसिबल होता है, त्रिभुज तभी बनता है जब बड़ी भुजा जो हो वह बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी हो। तो यहाँ जो है बड़ी भुजा बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी नहीं है, बराबर है। तो ये त्रिभुज जो है संभव नहीं होगा। ये मैंने पिछले क्लास में आपको और बढ़िया से बना करके समझाया था, तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। कोई संख्या अगर दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित कर रही है तो विभाजित करने वाली संख्या को क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, समापवर्तक कहते हैं। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिवीजर, कॉमन या समान विभाजक कहते हैं हिंदी में। क्योंकि अपवर्तक माने होता है आपका विभाजक और समापवर्तक मतलब होता है समान विभाजक, कॉमन डिवीजर, और अपवर्त मतलब होता है गुणज। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो संख्या 52 है, 9 12 18 का लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 12 18 से पूरा पूरा विभाजित हो रही हो और छोटी से छोटी हो। तो 9 से देखिए 45 कटता है लेकिन 12 से नहीं कटता है, और इसी तरीके से 36 जो है 9 से कटता है, 12 से कटता है और 18 से भी कटता है और छोटी से छोटी संख्या है। ठीक, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 36 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, वैसे मैनुअली भी आप निकाल सकते हैं। तो संख्या 53 है, 9 के अपवर्त्य हैं। अपवर्त्य का मतलब क्या हो गया, गुणज। अभी मैंने आपको बताया मल्टीपल। तो 9 के गुणज अगर आपको निकालना है तो 9 में प्राकृतिक संख्या से गुणा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से गुणा कर लीजिए। तो 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 18, 3 से करेंगे 27, 4 से 36,
फिर 45, 54, 63, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। तो 9 के अपवर्त क्या हो गए, 9, अरे सॉरी यहाँ पे 9 रहेगा, 9, 18, 27 और 36, ये आपके हो गए 9 के अपवर्त गुणज। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। गिनती की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या जिसे हम बोलते हैं। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्य प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता है, -1 भी नहीं होता है, 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 55 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याओं में देखिए ये 0, 1, 2, 3 इस तरीके से ये आता है, और -1, -2, -3 और इस तरीके से -इंफिनिटी तक आता है। तो 0, 2, -2 इन तीनों में अगर केवल बात की जाए तो -2 सबसे छोटा होगा, लेकिन हमसे पूछा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी का तो कोई अंत ही नहीं है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, एक है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। जब एक के बारे में बात हो भाज्य है या नहीं है, ठीक है, भाज्य है या अभाज्य है, तो याद करिए आप परिभाषा को। जब परिभाषा हम देते हैं अभाज्य संख्याओं की, ठीक, या भाज्य संख्याओं की, तो उसमें हमारा आता है एक, उस परिभाषा में एक का जिक्र आता है। कैसे आता है, अभाज्य संख्या की अगर परिभाषा मैं आपको बताऊं तो वे संख्याएं जो केवल खुद से या फिर एक से पूरा पूरा विभाजित होती हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, किसी और से, खुद से और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो एक तो हमारा डिफिनीशन में आ गया, एक को तो हमने आदर से एक तरीके से बना दिया, ना इधर का है ना उधर का है, एक हमारा जो है ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी एक के आधार पे हम परिभाषित कर रहे हैं हम दोनों संख्याओं को, तो किसी एक में तो रख नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा, ना तो भाज्य ना अभाज्य, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 57 है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। दो क्रमागत पूर्णांक जैसे 4 और 5, तो इनका अंतर क्या होगा, 5 में से 4 घटाइए 1 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पे प्राप्त होता है वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे 5 में से शून्य घटाया तो क्या मिल गया, 5, तो ये हो गया हमारा, उस वही संख्या हमको मिल जाती है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, प्राकृत संख्या है, कौन सी इसमें प्राकृत संख्या है। तो गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो 5 हमारा प्राकृत संख्या होता है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब गिनती में हम किसी चीज को ऐसे तो बोलते नहीं है ये 2/3 है, मतलब ये प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं संख्या 60 है, ऋण पूर्णांक संख्या है। तो ऋण पूर्णांक यहाँ पे आप देखेंगे तो ऋण 5 है। ठीक, जिसका डेसिमल पार्ट 0 हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या है, और ऋणात्मक है तो ये ऋण पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से यहां तक आपने प्रश्न संख्या 60 तक देख लिया। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे प्रश्न संख्या कमेंट करके बताइए, और कितने प्रश्न आपने खुद से सही किए हैं ये कमेंट करके बताइए, और इस क्लास को शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन आता है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिल पाए और आपकी कोई क्लास जो है मिस ना हो। ठीक, अब सभी दोस्तों में जो भी आपके खास मित्र हैं उनको जरूर शेयर करिए इस क्लास को, जिसके हित के बारे में आप सोचते हैं उस तक ये क्लास पहुंचाइए। और देखिए
कम समय अब बच रहा है आप लोग के पास, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लासेस को शेयर करिए और सभी को पढ़ने को बोलिए। ठीक है, जितना मैथ में प्रैक्टिस की जरूरत होती है उतना लोग करते नहीं है, इसीलिए जो है बहुत दुख होता है जब आप लोग की बैक लगती है मैथ में। जबकि इतने अच्छे ढंग से मैंने पूरा सिलेबस आप लोग को करा रखा है। राजन पॉन सीरीज हर बार मैं करा देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा देता हूँ, मॉडल पेपर करा देता हूँ। फिर भी जब एक बार रिजल्ट आता है और उसके बाद ये होता है कि इतने बच्चे जो हैं विफल रहे हैं, तो ये बहुत ही दुखदाई होता है। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करिएगा और आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपके पूरे प्रश्न जो हैं वह मैं कंप्लीट करा दूंगा। 85 क्वेश्चंस हैं, अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और बहुविकल्पी आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अति लघुत्तरीय को पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतर ढंग से आप पढ़ाई कर पाए, सीरियसली आप चाहते हैं कि 95% तक आप स्कोर करो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है अस्तित्व एकेडमी ऐप का। वहां पे आपको सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज क्लास मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा प्रिंट करने के लिए, और राजन पॉन सीरीज का पूरा सोल्यूशन, पूरा पीडीएफ राजन पॉन सीरीज का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और कहीं कोई डाउट आता है तो आपको नंबर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।